बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सच बोलना नजात दिलाता है और झूठ बोलना हलाक कर देता है। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, जो कि हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए थे और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13.3 से। न्यूमेरिकल नंबर 13.3। तो जैसा कि बेटा आप जानते हैं, सबसे पहले हमने गिवन डाटा यानी जो डाटा दिया गया है उसको लिखना होता है। उसने डाटा जो गिवन है उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि उसने उसमें ये एक डायग्राम दे दी है। हमें इस डायग्राम से सारा जो डाटा है वो निकालना है। तो बेटा ये डायग्राम आपकी बुक पे बनी हुई है और यही डायग्राम जो है वो पेपर में देगा। अब इस डायग्राम को समझिए कि ये आपके पास एक बेटा बैटरी है और बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो कितने हैं, 6 वोल्ट यहाँ पे बुक पे मेंशन है। और ये बैटरी के वोल्टेज जो है अप्लाई किए गए हैं, एक ये रजिस्टर है, एक ये है, एक ये है। 3 रजिस्टर्स हैं जिनको ये बैटरी के वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू 6 ओहम है और इस रजिस्टर के साथ ये पैरेलल लगी हुई है, ये भी 6 है और ये फिर इनके साथ ये आपस में सीरीज़ में लगी हुई है, ये है 3 ओहम। अब ये सारा डाटा मैंने डायग्राम से निकाला और यहाँ पे लिख दिया। बैटरी के वोल्टेज चूँकि एक ही बैटरी है तो मैंने 6 वोल्ट लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे रजिस्टर 6 ओहम, इसका नाम R2, ये भी 6 ओहम, और इसका नाम R3, ये कितनी है, 3 ओहम, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो डायग्राम को देखकर हमने जो डाटा बनता था वो बेटा यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। अब उसने जो है स्टेटमेंट में पूछा हुआ है टू फाइंड, यानी क्या हमने जो फाइंड करना है ये हमें बताया गया है कि ये चीज़ें फाइंड करो। सबसे पहले बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये 1 2 3 इन तीनों की मिला के जो रेजिस्टेंस होगी वो आपने फाइंड करनी है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और आपने करंट फाइंड करना है। आई करंट वो है जो इस बैटरी से निकलेगा, ऐसे निकल के आपको पता है। फिर ये करंट जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। आगे 2 ब्रांचेस हैं, कुछ करंट इस तरफ निकल जाएगा, कुछ इस तरफ निकल जाएगा। जो करंट इस तरफ निकलेगा उस करंट को हमने नाम दिया है I1, और जो करंट इसकी तरफ निकलेगा उसको हमने नाम दिया है I2। फिर आपको पता है इस पॉइंट पे I1, यहाँ से कौन सा करंट आया था, I, और ये मेन करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फिर यहाँ पे जाके दोनों करंट दोबारा मिल जाते हैं, तो दोबारा फिर से जो यहाँ पे करंट पहुँचेगा वो कितना होगा, आंसर है I होगा। जो मेन करंट है उसका नाम I रखा हुआ है। फिर जब 2 ब्रांचेस में बट जाता है इसका नाम I1 रख दिया, जो इस तरफ गया इसका नाम I2 रख दिया हमने। फिर बेटा ये करंट I1 I2 दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे जाके जितना पीछे से यहाँ से आया था 2 हिस्सों में बट के, फिर यहाँ पे वो पूरा करंट जो है एक ब्रांच में चला जाता है। तो आपको पता है यहाँ से जो आया था सिंगल इस ब्रांच से वो कितना था, I, और जब दोनों ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर करंट जो यहाँ पे आएगा वो भी I ही होगा। बात समझ गए, क्योंकि इस ब्रांच से आने वाला करंट I था, ये 2 हिस्सों में बटा था, दोबारा फिर दोनों हिस्से इकट्ठे हो गए तो कितना होगा इसका करंट, तो आंसर है जितना इस ब्रांच से निकला था, इससे कितना निकला था I, तो जब ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे ये करंट्स, तो वो भी करंट कितना होगा I, तो इस ब्रांच वाला करंट कितना है I। तो आपसे पूछा जाए ये वाला करंट कितना, आपने कहना है I, और जो इसमें और इसमें गया वो कितना है, I1 और I2। अब हम अपने टारगेट की तरफ जाते हैं और हर चीज़ को 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो बेटा जब भी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो आपने देखना है कौन सी चीज़ें आपस में पैरेलल या सीरीज़ में हैं। तो सबसे पहले जो आपस में पैरेलल या सीरीज़ में आपको नज़र आएँ उनको आप सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल, फिर इनके साथ ये सीरीज़ में है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये कितनी है, 6 ओहम, ये भी कितनी है, 6 ओहम। तो आपको पता है ये 6 ओहम, ये 6 ओहम आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये देखें साइड टू साइड कनेक्टेड है, इसको बाद में देखेंगे। तो बेटा आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में होती है हमारे पास 1/RE, ये बराबर होता है 1/R1 प्लस आ जाएगा आपके पास 1/R2 आ जाएगा। ठीक है, ये R1 R2, इन दोनों को पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ फिर इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, हमारे पास
जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 1 ओवर इक्विवेलेंट वो बराबर आएगी 1 ओवर R1, और R1 हमें गिवन है कितनी है, ये 6 ओम है। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 1 ओवर 6, और ये भी कितनी है, ये भी 6 है। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 6 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, इसको इससे डिवाइड करें 1, इसको इससे डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1। तो आपके पास जो 1 ओवर आर ई है ये बेटा आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 1 कितना आ जाएगा 2 ओवर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1 ओवर 3। तो हमारे पास आंसर आ गया किस चीज़ का, 1 ओवर आर ई, यानी ये दो रजिस्टर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 1 ओवर 3, ठीक है। तो आपको पता है 1 ओवर R3 जो आई है वो किसके इक्वल है, 1 ओवर 3 के। R3 है, सॉरी R इक्वलेंट है, ये आपके पास आ जाएगी 3 के इक्वल, ठीक है। दोनों साइड्स इसकी हमने ऐसे उलट कर दी, तो जिससे हमारे पास आंसर आ गया R इक्वलेंट कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 ओम। तो हमने क्या देखा, ये रजिस्टर आपस में पैरेलल में लगे हुए थे। इन दोनों की जगह यानी इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है उनको जब हमने फार्मूला इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया तो दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हम इसकी जगह पे उसको लगा सकते हैं। तो इक्विवेलेंट क्योंकि ये वाली इक्वल है किसके, इसके और इसके दोनों के, तो अब इन दोनों की जगह ये आ जाएगी 3 ओम। अब सर्किट हम रीड्रा करेंगे। सर्किट को क्या किया जाएगा, रीड्रॉ किया जाएगा बेटा। तो आप इसमें देखेंगे कि अब हमारे पास जो सर्किट बनेगा, यहाँ पे ये रजिस्टर लग गया, ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये रजिस्टर लग गया। ये वाला सर्किट हमारे पास अब बनेगा, ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी मैंने लगा दी, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है ये वाली तो कितनी है 3 ओम, ये एज इट इज़ आ गई 3 ओम बेटा। और ये वाली जो दोनों की मिला के हमने फाइंड की थी ये बेटा आई है हमारे पास, ये कितनी आई है 3 ओम। तो यहाँ पे ये 3 ओम लिख दें। और इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम R3 था। और ये रेजिस्टेंस का नाम कोई और रख दें आप, बेशक इसका नाम R4 रख दें, ठीक है। इन दोनों की मिला के हमारे पास आई है। अब ये और ये इन दोनों को आप देखें ये कैसे हैं, ये और ये आपस में क्या है, सीरीज़ में। तो बेटा अगर ये सीरीज़ में है तो आपको पता है सीरीज़ में अगर इसकी और इसकी रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी हो, इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, तो सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट का फार्मूला हमारे पास होता है R1 प्लस क्या होता है R2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये वाली का नाम हमने क्या रखा है R4, और बेटा इसका नाम क्या है हमारे पास R3। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज़ के लिए आएगी, ये R4 कितनी है, ये 3 ओम है, और ये भी कितनी है 3 ओम। तो हमारे पास सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 6 ओम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 6 ओम से। तो ये लो हमारे पास तमाम रजिस्टर को हमने जो था कैलकुलेट किया, तमाम की रेजिस्टेंस कैलकुलेट की। पहले इसकी आपस में पैरेलल थी तो कैलकुलेट की, जब इसकी कैलकुलेट की तो दोनों की मिला के एक ये बन गई, मैंने इस दोनों की जगह पे ये लगा दिया। फिर ये वाली एज इट इज़ आ गई हमारे पास। जब इसको देखा हमें ये सीरीज़ में नज़र आए, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं सीधे सीधे। मैंने ऐड की तो ये कितनी आ गई है 6 ओम। तो उसने यही कहा था कि सबकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, वो बेटा हमारे पास आ जाती है 6 ओम। ये क्वेश्चन का एक पार्ट था जो मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि आपने करंट फाइंड करना है। तो हम सबको पता है यहाँ पे जो बैटरी है बेटा, इस बैटरी के वोल्टेज किसको मिल रहे हैं, इस बैटरी के वोल्टेज इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इस और इस पॉइंट के दरमियान अप्लाई किया गया है। तो जब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज हैं बैटरी के वो कितने हैं 6 वोल्ट। तो अगर आपको इन दो पॉइंट्स के वोल्टेज का पता है और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, इन तमाम रेजिस्टर की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर ली है, वो कितनी है 6 ओम।
तो अब आपने पता करना है कि ये बैटरी का जो करंट है बैटरी से निकल के इस तरफ जाता है मेन करंट वो कितना है। तो बेटा ये टारगेट हमने अचीव कर लिया है। अब हम करंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमारे पास करंट बराबर होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब मुझे बताइए बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, आंसर है सर 6 है। अब मुझे बताइए रेजिस्टेंस कितनी है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो बैटरी के वोल्टेज हैं किसको मिल रहे हैं। ये बैटरी के वोल्टेज यहाँ से इस पॉइंट पे और यहाँ से इस पॉइंट पे, क्या इसको मिले, इसको मिले, इसको मिले या सबको मिले, आंसर है सबको मिले। अगर सबको मिलने वाले वोल्टेज हम ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी सब की आनी चाहिए। तो सब के लिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट की है, वो कितनी है 6 ओम। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, वो भी कितनी है 6। और बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये आई यानी मेन करंट जो बैटरी से निकल के जा रहा था इस तरफ, वो बेटा आई हमारे पास आ जाता है 1 एम्पेयर। ये हमने अपना दूसरा टारगेट भी अचीव कर लिया है। हमारे क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था वो भी बेटा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रांच का करंट I1 है और इस ब्रांच का करंट I2 है। ये ब्रांच को जाने वाला और इस ब्रांच की तरफ जाने वाला करंट हमने I1 और I2 ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा हमें पता है इस रजिस्टर से जो फ्लो होने वाला करंट है वो I1 है, इससे फ्लो होने वाला I2 है। हम ये I1 I2 को कैलकुलेट कर लें, लेकिन करंट कैलकुलेट करने के लिए ओहम लॉ के मुताबिक मुझे बताइए क्या चाहिए। एज वी नो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट जो होता है वो बराबर होता है बेटा वोल्टेज के डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हमने करंट कौन सा फाइंड करना है, हमने बेटा I1 फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे ओहम लॉ में करंट की जगह क्या लिख दिया I1। और बेटा आप मुझे बताइए जो इस तरफ जाने वाले वोल्टेज हैं या जो इस पे अप्लाई किए हुए वोल्टेज हैं वो मुझे नहीं पता कि वो वोल्टेज कितने हैं, ठीक है। और अगर मुझे वोल्टेज का नहीं पता तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, ये वोल्टेज 6 जो है वो तो बैटरी के हैं, वो इसको नहीं मिले, वो तो सबको मिले हैं। सबको मिला के मुझे इसके अंदर से गुजरने वाला करंट फाइंड करना है। अगर इसके अंदर वाला करंट फाइंड करना है तो इस पे अप्लाई होने वाले वोल्टेज चाहिए, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज है वो चाहिए। ये 6 तो सबको मिल रहे हैं तो 6 वोल्ट नहीं हम यहाँ पे पुट कर सकते। तो जो इसको मिलने वाले वोल्टेज हैं फॉर एग्जांपल आप उसका नाम रख देते हैं V1। क्या नाम रख देते हैं उनका, V1। तो हमको जो वोल्टेज चाहिए वो कौन सी चाहिए, V1। और रेजिस्टेंस कौन सी चाहिए, R1। तो हमें बेटा रेजिस्टेंस का तो पता है कि ये 6 ओम है। अगर रेजिस्टेंस का पता है तो वोल्टेज का अगर पता चल जाए जो इसके अक्रॉस हैं तो हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें वोल्टेज का नहीं पता, तो मैं इसको ना यहाँ पे ऐसे पेंडिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं वोल्टेज को तलाश करूँगा, ठीक है। वोल्टेज अगर मैं तलाश कर लूँ इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाले तो मुझे करंट का पता चल सकता है। तो बेटा वोल्टेज कैसे तलाश करें, इसके लिए मैं आपको एक आंसर देता हूँ। देखिए अब आपको इसका तो पता है ना, ये जो रजिस्टर है R3, मुझे बताइए इस रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज हैं वो कितने होंगे। तो इस रजिस्टर को मिलने वाले वोल्टेज का नाम रख लेते हैं V3, ये लो। तो इस पर लगने वाले या इसको मिलने वाले वोल्टेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं करंट मल्टीप्लाई बाई उसकी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो इस रजिस्टर को वोल्टेज मिले हैं वो बेटा कितने हैं, V3। और आपको पता है इसके अंदर से गुजरने वाला करंट कितना है, यहाँ से आने वाले का नाम क्या रखा था, I। और यहाँ दो इसमें बट गया, फिर दोनों इससे इकट्ठे हो गए तो फिर क्या है, I। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, I। और बेटा इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज देख रहे हैं तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, R3 है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसके वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट कितना है आपको पता है, इससे गुजरने वाला करंट हमने अभी कैलकुलेट किया है 1 एम्पेयर। यहाँ से 1 एम्पेयर, फिर जाके बैटरी से जब निकलता है 1 एम्पेयर 2 इसमें बढ़ जाता है, फिर जाके यहाँ पे I करंट कितना है 1 एम्पेयर। यहाँ पे हमने करंट की जगह क्या लिख दिया 1। और बेटा इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम। और बेटा हमारे पास इसके क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज आ जाएंगे कितने, 3 वोल्ट। ये लो जी हमने पता कर लिया कि इसको मिलने वाले वोल्टेज 3 हैं। सर जी ये क्यों पता कर लिए, इनका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। इनसे आपको क्या मिलेगा, क्या उसने पूछा है सवाल में, नहीं उसने क्वेश्चन में इनका नहीं पूछा, लेकिन मुझे इनसे हेल्प मिलेगी कैसे आपको अभी पता चल जाएगा। हमें पता है बैटरी के वोल्टेज दो हिस्सों में बट रहे हैं। कुछ वोल्टेज जो है इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं और कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं। इन दोनों को इकट्ठे मिल रहे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो बैटरी के कुछ वोल्टेज इन दोनों को मिल गए, ठीक है, और कुछ वोल्टेज इसको मिल गए।
दो हिस्सों में डिवाइड होने हैं, एक जो है हिस्सा वोल्टेज का इसको मिलेगा और एक हिस्सा इसको मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है जितने इसको मिलेंगे उतने ही इसको मिलेंगे, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल में जितने वोल्टेज इसको मिले उतने ही इसको मिले, ठीक है। अगर इसको 3 मिले तो इसको भी 3 मिले, टोटल 6 ना कर देना। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 इसको मिल रहे हैं, 3 इसको मिल रहे हैं, टोटल भी 3 ही है। आपसे पूछा जाए बैटरी के 6 वोल्टेज हैं, कुछ इसको हिस्सा मिला कुछ इसको मिला, आपसे बोला जाए ये 3 इसको मिले 3 इसको मिले 6 हो गए, नहीं 6 नहीं होता। पैरेलल में 3 इसको 3 इसको 3 3 3 ही होता है पैरेलल में। अगर पैरेलल में इसके वोल्टेज 3 है, इसके भी 3 है, 3 और 3 अगर पैरेलल में हो तो जमा करने से 3 ही आता है। सीरीज में वोल्टेज अगर हो तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल वाले वोल्टेज इसको भी 3 मिले, फॉर एग्जांपल इसको भी 3 मिले, तो टोटल इस पॉइंट पे 3 ही कंसीडर किया जाएगा, याद रख लें। इन दोनों को सेम मिलेंगे। अगर बैटरी के टोटल वोल्टेज कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, 6 में से 3 इसको मिल गए, ये देखो 6 में से 3 इसको मिल गए, आपको अभी मैंने निकाल के दिखाया। इसको मिलने वाले जो वोल्टेज हैं वो कितने हैं, 3। अगर 6 में से 3 इसको मिल गए तो इसको कितने मिले। तो बेटा आप लोग समझदार हैं कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, V हैं, ठीक है। ये दो हिस्सों में बट जाएंगे, जो इसको मिलेंगे इन दोनों को उनका नाम आप रख लें V2 और जो इसको मिले उसका नाम रख लें V3। तो मैंने ये इक्वेशन लिख ली कि जो टोटल वोल्टेज हैं वो दो हिस्सों में बट गए, कुछ वोल्टेज का हिस्सा इनको मिल गया, उसको नाम मैंने V2 का दे दिया, और कुछ वोल्टेज का हिस्सा इसको मिला, इसका नाम मैंने V3 दे दिया। बैटरी के वोल्टेज टोटल कितने हैं आपको पता है 6 हैं, और V2 हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन V3 हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, वो कितने हैं 3। तो यहाँ से आप V2 कैलकुलेट कर सकते हैं, V2 आ जाएगा 6 माइनस कितना आ जाएगा 3, तो V2 भी कितने हैं हमारे पास 3 आ जाएंगे। वैसे ये ज़बानी पता चल गया था कि 6 में से 3 अगर इसको मिले हैं तो ऑटोमेटिकली पीछे 3 ही बचे हैं, वो 3 इनको मिले होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी कि जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो बराबर होते हैं, जितने हिस्सों में बट गए उनका सम ले लें। तो दो हिस्सों में बटे थे, इसको जो मिले थे V2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको जो मिले थे V3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। बैटरी के वोल्टेज बराबर हैं V2 प्लस V3। यहाँ V टोटल कितने हैं 6, और V3 आपको पता है अभी कैलकुलेट किए वो कितने हैं 3। यहाँ से V2 कैलकुलेट किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, वो आ गया 3 वोल्ट। तो ये वो वाले वोल्टेज मिल गए जो इसके क्रॉस ड्रॉप हुए हैं। तो इसी के क्रॉस जो ड्रॉप हुए हैं हमने इसका नाम क्या रखा था, V1 रखा था, ठीक है। चलो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे भी V1 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये V1, ये भी V1, यहाँ भी V1 और यहाँ भी V1। तो V1 यानी इसके क्रॉस होने वाले वोल्टेज हमारे पास आ गए। अब यही वोल्टेज हमें चाहिए थे जो इसको मिलते थे, वो कितने हमारे पास 3 हैं। और बेटा इसकी रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो कितनी है मुझे बताइए। इसकी रेजिस्टेंस है R1 और ये कितनी है मुझे बताओ ज़रा, ये 6 ओम है। यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, इसको इससे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 1/2। तो I1 आ गया हमारे पास 1/2 एम्पेयर। तो इसमें से गुजरने वाला करंट 1/2 एम्पेयर आ जाता है। अब हमें किससे करंट कैलकुलेट करना है, इस रजिस्टर से। तो ये I1 कैलकुलेट हो गया, अब I2 यानी इसमें से गुजरने वाले करंट की बारी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप जानते हैं करंट कौन सा कैलकुलेट करना है, हमने I2 कैलकुलेट करना है। ये बराबर होगा वोल्टेज बटे में क्या है रेजिस्टेंस। और आपको पता है बेटा जिस करंट को कैलकुलेट करना है वहाँ पे आपने वोल्टेज देखने हैं। तो करंट किस में से गुजर रहा है, इस रेजिस्टेंस में से। तो इस रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज आपको पता है जितने इसके क्रॉस उतने ही इसके क्रॉस। अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे V1 वोल्टेज होते हैं जो इनके क्रॉस, और वो कितने हैं 3। तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह मैंने क्या लिख दिया 3। और बेटा इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R2 लिख दें यहाँ पे। और ये हमारे पास कितनी है 6 ओम। इसको आप डिवाइड करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 1/2 एम्पेयर। ये हमारे पास 1/2 एम्पेयर करंट आ गया। तो बेटा हमने तमाम टारगेट्स को अचीव कर लिया। किस तरह हमने किया सारा आप जो है देख सकते हैं, किस तरह हमने डायग्राम बनाई, किस तरह हमने दोनों को इकट्ठे किया, यानी इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट की पैरेलल कम्बिनेशन वाले फार्मूला से। जब इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट की तो हमारे पास दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस यानी इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 3 ओम, फिर ये भी 3 ओम, फिर दोनों आपस में सीरीज़ हैं। चूँकि हमने सब की इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है, 3 और 3 आपस में सीरीज़ में है, दोनों को ऐड किया 6 ओम, तो हमारे पास पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस 6 ओम आ गई। अगर पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस 6 ओम है तो पूरे सर्किट में से जो करंट फ्लो करता है वो हमने
टोटल वोल्टेज बटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की लिखी और बेटा हमारे पास करंट आ गया 1 एम्पीयर। अब ये करंट के कैलकुलेट करने के बाद हमसे कहा गया ये करंट I1 कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का पता था, वोल्टेज का नहीं पता था। तो हमने कहा कि अब क्या करें, हमने इसके क्रॉस जो वोल्टेज थे वो पता कर लिए, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस का भी पता है और करंट का भी पता है। अगर इसके वोल्टेज हमारे पास आ जाते हैं तो हमें पता है बैटरी के वोल्टेज का कुछ हिस्सा इसको मिला, कुछ इसको मिला। तो जितना बैटरी का वोल्टेज है इसको अगर 3 मिले तो फिर बाकी इसको मिले, तो टोटल 6 हैं, 3 इसको मिल गए, 3 इसको मिल गए। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज का पता चल गया, रेजिस्टेंस का पहले ही पता था, यहाँ करंट कैलकुलेट कर लिया, यहाँ भी कैलकुलेट कर लिया, हमारा टारगेट सारा अचीव हो गया। तो ये है बेटा हमारा न्यूमेरिकल। ये काफ़ी लेंथी है लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें ताकि इसको 4 से 5 मिनट में आप लोग सॉल्व कर सकें। तो मैंने इसको जो है बहुत अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन किया है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने, आप सिचुएशन को समझ सकें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले स्टोरी समझ लें, इसका जो डाटा है वो समझ लें क्या है। तो आपको पता है न्यूमेरिकल में सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझें, उसके बाद उसकी एक पिक्चर बनाएं, स्टोरी बनाएं। तो स्टोरी कुछ इस तरह है बेटा कि हमारे पास ना एक आयरन का पीस है, रेक्टेंगुलर बार है, यानी रेक्टेंगुलर शेप की हमारे पास आयरन की एक सलाख है, एक बार है। वो 2 सेंटीमीटर एक तरफ है और 2 सेंटीमीटर एक तरफ है और 40 सेंटीमीटर एक तरफ है। यहाँ पे बनाता हूँ, इधर को कितनी है 2 सेंटीमीटर, इधर को भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, इधर को भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, इधर को भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। और ये लंबी कितनी है, ये इस तरफ जो इसकी लेंथ है बेटा वो आपके पास आ जाती है 40 सेंटीमीटर। कितनी है 40। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया कि ये इस तरफ है आपके पास 2 सेंटीमीटर और ऊपर को यानी इस तरफ जो है, इस तरफ भी है ये 2 सेंटीमीटर और बेटा इस तरफ जो इसकी लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मेरे जहन में एक स्टोरी बैठी, उस स्टोरी को मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे बनाया कि ये आयरन का पीस है। किसका बना हुआ है, ये आयरन का। ये रेक्टेंगुलर पीस है, रेक्टेंगुलर बार है इस तरह, और पीछे को कितनी गई है 40 सेंटीमीटर, इधर को 2 सेंटीमीटर, इधर को भी 2 सेंटीमीटर। ये सारा डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कुछ उसने डाटा वहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपको मैं बताता हूँ। ये तो मैंने डायग्राम में बना दिया ना। वो कहता है कि ये जो आपके पास आयरन की बार है इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या है, 1 मीटर क्यूब मटेरियल की जितनी रेजिस्टेंस होती है वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। इसकी रेजिस्टिविटी दी गई है 11 × 10⁻⁻8। इसका यूनिट आपको पता है ओहम मीटर होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका जब यूनिट, इसकी जब रेजिस्टिविटी हमने लिख दी तो अब हम उससे पूछते हैं भाई क्या चाहते हो तुम, तो वो कहता है आप फाइंड करके दें। हमने कहा क्या फाइंड करना है, वो कहता है ये जो मैंने आपको पीस बताया है ना सैंपल, इसकी आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस के कितने फार्मूलाज हैं जो आपने पढ़े हैं, सर हमने 2 पढ़े हैं। एक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, दूसरा बेटा रेजिस्टेंस का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है लेंथ इनटू क्या होता है रेजिस्टिविटी ओवर क्या होता है एरिया। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा सूटेबल रहेगा, ये वाला या ये वाला। डाटा इसका साथ दे रहा है या डाटा इसका साथ दे रहा है, तो आंसर है ये वाला तो कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो यही प्रॉपर होगा। अब हम बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी ये देखिए। कैलकुलेशन में हमने फार्मूले की सिलेक्शन कर ली है। तो यहाँ पे बेटा आप जानते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को लिख दिया मैंने। लेंथ कितनी है इसकी आपको पता है, इस तरफ इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख दूंगा 40 सेंटी, आपको पता है 10⁻⁻2 होता है, लेंथ लिख दी। रेजिस्टिविटी कितनी है इसकी, तो आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है वो मेंशन है 11 × 10⁻⁻8 है। ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है,
डिवाइड में एरिया लिखना है। तो एरिया में बेटा ये वाली चीज़ आपने देखनी होती है कि ये इसका जो है सामने दिया गया है, ये इसका एरिया है। तो बेटा ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या चीज़ है, एक रेक्टेंगल है। तो बेटा आप सब जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया होता है उसकी एक लेंथ मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ। हम इसको एरिया मान रहे हैं ये वाले को, ठीक है। अगर आप इसको मान लें तो फिर भी कोई गलत नहीं है, इससे भी कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। इस साइड का एरिया आ जाएगा, ये साइड का एरिया आ जाएगा। यहाँ इसका मैं एरिया कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने जब भी किसी वायर का यहाँ पे जो एरिया पुट करना होता है उसमें हम ये वाली साइड लेते होते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करना होता है। ये लेंथ कंसीडर की जाएगी, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, लेंथ। करंट जो फ्लो कर रहा है वो यहाँ से जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये वायर है, समझ लें। तो ये वाला एरिया लिया जाएगा, बात समझ गए। अगर करंट इस तरफ फ्लो करता तो फिर हम ये वाला एरिया लेते हैं। तो करंट चूँकि इस तरफ फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जो एरिया आता है वो बेटा ये वाला आएगा। और ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है एक लेंथ मल्टीप्लाई बाई दूसरी लेंथ। ये लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 10⁻², विड्थ भी कितनी है, 2 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। तो ये 10⁻² इससे कट गया, हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये 4 इससे कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस बेटा आ जाएगी हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6। यहाँ पे जब इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 11 ये आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। अब आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.1 लिख दें। और आपको पता है अगर डेसिमल पॉइंट हम 2 इनसे छोड़ के लगाएं तो यहाँ पे 2 पावर ऐड हो जाएगी। तो जब इसमें +2 ऐड होगा तो आपके पास 10⁻⁻4 आ जाएगा। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हम, ये बेटा हमारा न्यूमेरिकल है जो सॉल्व कर लिया हमने। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है, अदरवाइज लॉन्ग का ऑप्शन भी हमारे पास है। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13.5। सबसे पहले हम बेटा डाटा लिखेंगे। वो कहता है हमारे पास ना एक आयरन की वायर है। तो यहाँ पे बेटा मैंने आयरन की जो वायर है उसकी डायग्राम बना दी। आयरन एक मेटल है। वो कहता है हमने इसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस चेक की है, वो है R0। आपको मैंने पढ़ाया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है उसको R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो बेटा हमारे पास है 1 इंटू 10⁻4 ओम इस वायर के लिए। फिर बेटा इसका जो टेम्परेचर है वो रेज़ किया जाता है। समझ लें किसी चूल्हे पे रख दिया हमने इसको, इसका टेम्परेचर जो है वो रेज़ करके 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। ये लो, अब मुझे बताइए कि उसका जो स्टार्ट वाला यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला रेजिस्टेंस है वो कितना है, इतना है। अब मुझे बताइए स्टार्ट में जो उसका टेम्परेचर था इनिशियली वो कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद में हमने उसका टेम्परेचर कर दिया T2, वो कितना है, वो है हमारे पास बेटा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के लिए ये ज़हन में रखना। आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें 273 ऐड कर दें तो जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 273 केल्विन। 500 डिग्री सेंटीग्रेड को भी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 773 केल्विन। तो हमने क्या किया कि जो इनिशियल टेम्परेचर था उसका वो लिख लिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, बाद वाले टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो आयरन होता है इसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ये आयरन के लिए उसने बताया हुआ कितना होता है, 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन होता है, ठीक है। पर केल्विन भी लिख सकते हैं, पर डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अब ये डाटा उसने दिया था, स्टार्ट वाली रेजिस्टेंस, स्टार्ट वाला टेम्परेचर, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया। अब आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से मेटल की जो वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो जब टेम्परेचर T कर दिया जाता है यानी 773 केल्विन कर दिया जाता है, उस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RT से।
0 डिग्री के लिए R0 लिखते हैं, अगर टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है यानी अदर देन 0 है उसके लिए RT लिखा जाएगा। ये बेटा हमने कैलकुलेट करनी है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है, टेम्परेचर आता है, 0 डिग्री वाली रेजिस्टेंस आती है, टेम्परेचर T वाली आती है। तो इसके लिए बेटा एक ही फार्मूला है हमारे पास, आप लोगों ने वो फार्मूला जो है स्टडी किया हुआ है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले आर्टिकल में हमने एक फार्मूला स्टडी किया था, वो है अल्फ़ा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर है RT माइनस होता है R0 ओवर बेटा हमारे पास यहाँ पे आता है R0 और मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। T का मतलब यहाँ पे क्या है ज़हन में रख लो, मैंने वहाँ भी आपको बताया था। T का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में चेंज आता है जब आप रेजिस्टेंस R0 से RT तक लेके जाते हैं, टेम्परेचर तो चेंज करना पड़ता है ना आपको। तो अब बेटा इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है हमारे लिए। इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। अब देखिए हमारे पास जो अल्फ़ा है वो लिख दिया मैंने ऐसे ही, RT लिख दिया, माइनस क्या लिख दिया R0 और बटे में क्या लिख दिया R0, यहाँ पे टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो। अब मुझे बताइए क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है हमने। तो बेटा इस फार्मूला से हमने RT को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा काम करो कि RT को अलग कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा RT माइनस R0, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू R0 इंटू आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ से RT बराबर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू आ जाएगा हमारे पास R0, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, ये इधर आके प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R0। ठीक है बेटा, यहाँ आप इस फार्मूला को देखें, अगर यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रही है, क्या अल्फ़ा नहीं, R0 कॉमन आता है, R0 कॉमन ले लें आप यहाँ से। जब R0 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू चेंज इन टेम्परेचर प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। अब RT यानी टेम्परेचर T पर उसकी जो रेजिस्टेंस है ये कितना है R0, और यहाँ पे क्या है अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर जितना चेंज है प्लस क्या है 1। अब हमने इसकी वैल्यू को जो है वो पुट करना है। R0 की वैल्यू कितनी है बेटा, R0 की वैल्यू है 10 की रेज़ पावर 4। अब अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है हमारे पास 5.2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 प्लस क्या है 1। अब देखें यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमने पुट नहीं किया, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी पुट करना है। ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट की और T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T का मतलब क्या है चेंज इन टेम्परेचर। और बेटा अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज देखें, ये 500 है ये 0 है, तो इनका चेंज कितना आता है 500 का। अगर आप केल्विन में चेंज चेक करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस क्या होता है इनिशियल। फाइनल कितना है हमारे पास T2, इनिशियल कितना है T1। आप डिग्री वाला फाइनल इनिशियल पुट कर लें या केल्विन वाला फाइनल इनिशियल पुट कर लें, दोनों का जब आप चेंज लेंगे तो आंसर जो है सेम ही आएगा। तो यहाँ इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर आता है 500। तो यहाँ पे बेटा आपने 500 चेंज इन टेम्परेचर पुट करना है प्लस क्या है 1। यहाँ तक हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब बेटा यहाँ से 10 रेज़ पावर 4 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करें और ये +1। जब आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एट दी एंड जो आंसर आता है वो आता है RT = 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर 4 ओम। ये बेटा हमारे पास RT का आंसर एट दी एंड जो है वो मिल जाता है। यही हमने कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले हमने उसका डाटा लिख लिया। डाटा लिखने के बाद हमने पता किया कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। जब उसका पता चला कि ये चीज़ फाइंड करनी है तो हमें फ़ौरी पता चल गया कि डाटा के मुताबिक कौन सा फार्मूला है जो सूटेबल है। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि टेम्परेचर आप जो चेंज है वो जितना डिग्री में आता है उतना ही बेटा केल्विन में आता है। वैसे डिग्री वाला टेम्परेचर और होता है, केल्विन वाला और होता है, लेकिन अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन में जितना चेंज आता होता है उतना ही
डिग्री में आता होता है। सो यहाँ पे ये जो टी है इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। आप केल्विन में भी चेंज इन टेम्परेचर ले सकते हैं या डिग्री में भी ले सकते हैं, चेंज दोनों के लिए सेम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।